गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आगे आज और पढ़ेंगे। जैसे हमने इसमें आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, तो आर्टिकल में हमने ये सब देख लिया था, आर्टिकल 19 1 डी तक देख लिया है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 19 1 ई पढ़ना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी आपने देखा कि हमने भाग 1 देख लिया है, भाग 2 देख लिया है, भाग 3 हमारा चल रहा है। भाग 3 में हमारा क्या है, तो हम कहते हैं मूल अधिकार है। समझ गए? और भाग 3 में हमने ये भी देखा था कि कितने मूल अधिकार होते हैं, तो 6 मूल अधिकार होते थे। और 6 में हम एक एक मूल अधिकार पर इस समय चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे अभी ये हमारा क्या चल रहा है, तो हम कहते हैं अभी ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक होता है। और जबकि अभी हमारा क्या चल रहा है, आर्टिकल 19 चल रहा है। और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के भी अलग अलग 6 अधिकार दिए गए, तो उन्हीं पर अभी हमारी चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, तो हमें देखो, अच्छा जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के, उनको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको जैसा लगेगा उसमें आप कमेंट करिएगा, ताकि हम और स्टेप उठा सके, ठीक ना। अच्छा, तो आज हमें क्या समझना है, तो हम कहते हैं आज हमें समझना आर्टिकल 19 1 ई समझना है। क्या समझना है? 19 1 ई। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19 1 ई। अब भैया पहले इसका नाम क्या है, समझ गए? इसका नाम क्या है, तो हमने कहा रेसिडेंट, निवास। क्या नाम इसका? अगर एक शब्दों में कोई आपसे पूछेगा कि बताओ आर्टिकल 19 1 ई का नाम क्या है, तो हम कहेंगे भैया इसका नाम है निवास। निवास का मतलब क्या बताओगे? रेसिडेंट। अगर कोई एक शब्द में पूछता है तो आपको यही बोलने हैं। बाकी देखो आर्टिकल में क्या चीजें लिखी गई हैं उनके बारे में अभी धीरे धीरे सब आप जान जाओगे। समझ गए? तो हमें क्या बताना है, हम कहते हैं इसमें निवास है। निवास हो चाहे हो बसना हो, ठीक ना। और अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं इसको बोलते हैं रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेसिडेंट बोलते हैं। इतनी चीजें तो अभी इसके नाम हो गए। अब ये नाम इतना बड़ा थोड़ी लिखोगे, नाम तो एक ही छोटा सा ही होता है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है भारत में हमें किसी भी कोने में निवास करने या बसने का अधिकार है। समझ गए? हाँ, तो यही आपको लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे भारत के किसी भाग में, भारत के किसी भाग में रहने या बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। समझ गए? रहने या बसने का अधिकार। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर बढ़िया से क्लियर करना, मैं हर चीज बताऊंगा, डोंट टेंशन ना लो, हर चीज बताऊंगा मैं। पहले आप ये फील करो, ये देखो कहीं से आपको स्वतंत्रता लग रही है। हम कहेंगे हाँ स्वतंत्रता लग रही भैया, भारत के किसी भी भाग में आप रह सकते हो, बस सकते हो, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्वतंत्रता है। यही क्या है, स्वतंत्रता है। तो यह भारत के अगर किसी कोने में या किसी भी भाग में हमें रहने का या बसने का अधिकार होगा, तो बताओ यहां से स्वतंत्रता झलक रही कि नहीं झलक रही है। तो हम कहेंगे ऑब्वियसली हमें यहां से स्वतंत्रताएं झलक रही हैं। तो अगर जब आपको वर्ड ना समझ में आए ना, तो उनपे 1-2 बार ना फोकस कर लिया करो, मतलब उस लाइन को 1-2 बार रिपीट कर लिया करो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? तो ऐसे यहां पर आगे बढ़ते भैया। अब यहां हमें समझना है कि किसी भी भाग से क्या मतलब है, किसी भी भाग। समझ गए? किसी भाग का मतलब ये होता है भैया, चाहे आप भारत के गांव में बस सकते हो, कहां बस सकते हो, गांव में बस सकते हो, शहर में बस सकते हो, समझ गए, कस्बे में बस सकते हो, समझ गए, हम कहते हैं जिले में बस सकते हो, फिर भैया और कहां बस सकते हो, तो हम कहते हैं राज्य में बस सकते हो। समझ गए? किसी भाग से मतलब किसका संबंध क्या हुआ, तो हम कहते हैं गांव, शहर, कस्बा, जिला, राज्य, समझिए कहीं पर भी हमें रहने या बसने का अधिकार होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, तो अगला हम कहेंगे, देखो यहां लिखे हैं भारत के, समझ गए। अच्छा, ये किसके लिए होगा, तो ये जो आर्टिकल होता है यहां आप लिख लेना, ये आर्टिकल जो होता है केवल भारत के नागरिकों के लिए है, केवल भारत के
केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये नागरिकों के लिए, याद रखे रहना ये बात, केवल ये भारत के नागरिकों के लिए है। अच्छा, एक पॉइंट यहां आपको ये भी समझना है, अगर ये भारत के नागरिकों के लिए, इसका मतलब जो लोग विदेश से आते होंगे उनके लिए ये थोड़ी कहीं पर जाके बस जाएं, उनके लिए नहीं वैलिड भैया, उनके लिए तो भैया बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज अदा करनी पड़ती हैं, तब जाके वो यहाँ पर बस सकते हैं, ऐसे नहीं बस पाएंगे। उसमें नागरिकता भी अहम रोल निभाता है, तो ये बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, तब जाके सारी चीजें हो पाती हैं, ऐसे थोड़ी होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको ये पॉइंट बढ़िया से समझ लेना है। अच्छा, इसको कभी अगर पूछ ले अपवाद क्या है, तो ये अपवाद में भी लिखा जा सकता है कि ये जो आर्टिकल 19 से 1 ही होता है, ये केवल भारतीयों के लिए होता है, ना कि ये किसके लिए और है, ना कि ये विदेशियों के लिए भी ये वैलिड है। समझ गए? तो ये हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में भी इसको उठा के रख सकते हैं। समझ गए? पॉइंट आप समझा करो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि कौन सा काम नहीं किया जा सकता। अगर ये आर्टिकल है फिर भी हम क्या काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। समझिए, अब हम चाहकर विदेशियों को कहीं पर रहने या बसने का अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि अपने संविधान में नहीं लिखा है सब। अपने संविधान में क्लियर किया गया है कि ये जो आर्टिकल है ये केवल किसके लिए है, नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। तो यहाँ किसी भाग से मतलब आपका समझ में आ गया, गांव, शहर, कस्बा, जिला, राज्य, समझ गए, यही सब होता है। अच्छा, अब ये देखो, एक रहना है और एक बसना है, ये भी तो वर्ड है। तो रहने का मतलब क्या होता है भैया, और बसने का मतलब क्या होता है? रहने का मतलब होता है अस्थायी निवास, अस्थायी निवास। अस्थायी निवास को हम क्या बोलते हैं, रहना बोलता है। रहने का इसका मतलब ये क्या हुआ, अस्थायी का मतलब किराए का मकान होगा, ये किराए का घर लिख देते हैं, किराए का घर होगा। तो वहां जैसे हम लोग कहते हैं ना, यहां से हम लोग दिल्ली गए काम करने के लिए या मुंबई गए काम करने के लिए, तो हमें क्या होता है, किराए पे क्या होते हैं, भाड़े पे हमें रूम लेने पड़ते हैं, तब जाके हम वहीं पर रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रहना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रहना बोलते हैं। समझ गए? तो ये जो रहना होता है ये क्या होता है, अस्थायी निवास होता है। लेकिन ये जो बसना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है अस्थायी निवास। क्या है ये, अस्थायी निवास। देखो, मेरे साथ केवल आप मतलब कुछ दिन रह जाइए, आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। पहली बात, जहां से आपको सब्जेक्ट को समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी भी आपको सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। लेकिन एक थिंकिंग बना लो कि चीजों को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक ना, चीजें कवर कैसे की जाती हैं। अभी तो हम ज्योग्राफी लेके आएंगे, अभी तो हम हिस्ट्री लेके आएंगे, अभी तो सारी चीजें बची हैं, ठीक ना। धीरे धीरे सारी चीजें आती रहेंगी और सबका एक प्ले लिस्ट बनवाऊंगा, सब आप पढ़िए, केवल बढ़िया से पढ़िए बस। समझ गए? अब यहाँ क्या बोला है, बसने का मतलब क्या होता है, अस्थायी निवास। और अस्थायी निवास का मतलब ये हुआ कि ये आपका घर है, घर है ये घर। हमने खरीद लिया मकान को, हम गए दिल्ली में 1-2 साल जॉब किए, उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने पूरा का पूरा वहां का जमीन खरीद लिया, अपने नाम जमीन कर ली, अब आराम से वहां पर घर बनवा के रह रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बसना बोलते हैं। अब यहाँ हमारा राशन कार्ड बन जाएगा, हम प्यार से रहेंगे एकदम, आधार कार्ड भी वहीं का बनवा लेंगे, लड़के बच्चे जो पैदा होंगे उनके भी आधार कार्ड वहीं के बनवा लेंगे। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पहुंचा दिए, अस्थायी निवास में पहुंचा दिए। समझ गया अस्थायी निवास का मतलब? तो कभी अगर आपसे कोई पूछे रहना और बसने में अंतर बताओ, बता दोगे? समझ गए, ये क्या अस्थायी निवास और वो क्या है, अस्थायी निवास। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो हम थोड़ी और आगे चलते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस आर्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है। समझ गए? महत्व में देखते हैं भैया, महत्व महत्व बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस की जब बात आती है तो यह पहले सबसे पहले आपको दिमाग में क्या आती है, देखो इस आर्टिकल के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यही सोचो कि इस आर्टिकल के थ्रू हमें क्या मिल रहा है। हम कहीं पर भी जाके बस जा रहे हैं, हम कहीं पर भी जाके रह सकते हैं। समझ गए? तो हम कहेंगे भैया इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके हम बस सकते हैं। ये तो इसका मतलब राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है। मतलब ये अपने दिमाग से ना लॉजिक क्रिएट किया करो। मतलब एक जगह से अगर आप दूसरे जगहों पर जाके बस रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही बात तो आ रही होगी, इसका मतलब यहां पर चीजें ऐसी हैं कि ये जो राष्ट्रीय एकता को डेवलप कर रही हैं। समझ गए?
और ये राष्ट्रीय एकता को अगर से डेवलप कर रही हैं तो आप ही बताओगे क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं। हाँ भैया बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, समझ गए। तो हम यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच सकते हैं। भैया यहाँ रह भी लिख लेना, नहीं तो आप चिल्लाओगे। बच सकते हैं भैया, ये क्या, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रह रहे हो, बस रहे हो, तो ये क्या राष्ट्रीय एकता है कि नहीं है? हम कहेंगे हाँ ऑब्वियसली ये राष्ट्रीय एकता, भैया राष्ट्रीय एकता है, ये राष्ट्रीय एकता को दिखा रहा है ये। दूसरे नंबर पे क्या रखेंगे, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रह रहे हो, बस रहे हो, तो बताओ यहां से भेदभाव खत्म हो रहा कि नहीं खत्म हो रहा? मतलब जो राज्यों के बीच में या जिलों के बीच में या गांवों के बीच में जो भेदभाव होगा खत्म होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ, इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भेदभाव, ठीक ना, भेदभाव खत्म हो जाता है, खत्म होता, लिखो खत्म होता, इससे समझ गए, इस आर्टिकल से भेदभाव खत्म होता। भैया हम कहते हैं ना स्थानीय गैर स्थानीय इन दोनों के बीच में क्या आएंगे, भेदभाव खत्म हो जा रहे हैं। आराम से अपने दिमाग से सोचो कैसे भेदभाव खत्म हो रहा। भैया अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो और उस जिले का आदमी आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो भैया ये भेदभाव खत्म हो रहा कि नहीं? निवास के स्थान पे भेदभाव के साथ नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपके साथ निवास के स्थान पर भेदभाव होता, जबकि अपने आर्टिकल 15 में बताया गया है कि निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये वाला आर्टिकल, मतलब ये वाली बात, ये डायरेक्टली लिंक टू या डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आर्टिकल 15, समझ गए? ये किससे, ये किससे कनेक्ट हो गया? तो हमने कहा ये आर्टिकल 15 से कनेक्ट हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब यही है, मतलब अपनी जो राजनीति विज्ञान है उसका यही सिग्निफिकेंस है। इसी को हम कहते हैं विज्ञान, कि मतलब कौन सी चीजें कहां से जाके कनेक्ट होती हैं। अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आने लगी तो आप समझो कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। हम नहीं, आप, हम तो खराब हैं, ठीक ना। तो यहां हमें क्या लिखना है, भेदभाव खत्म होता है। और अगर भेदभाव खत्म होता है तो कौन सा भेदभाव खत्म हुआ? हम कहेंगे निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं हो रहा है, नहीं तो हम कहते भेदभाव हो रहा है, भैया निवास के स्थान पर भेदभाव हो रहा है। अगर निवास के स्थान पर भेदभाव होगा तो ये बताओ आर्टिकल 15 का उल्लंघन है कि नहीं है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो खत्म कर रहा कि नहीं खत्म कर रहा? तो ये चीजें अपने दिमाग में बढ़िया से रख लेना। अच्छा दूसरे नंबर पे एक और लिख लेते हैं कुछ अपने दिमाग से। अच्छा और भी आप सोचना, और भी आप सोचना, समझ गए? अब दूसरे या तीसरे नंबर पे देखो। तीसरे नंबर पे ये होता है कि जैसे हम कहें कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, समझ गए? या मजा नहीं आ रहा है। अच्छा इस वाले एग्जाम्पल में मजा नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा एग्जाम लेते हैं। दूसरा जब एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने कहा कि भैया एक काम करो कि एक जगह है बहुत डेवलप है, मतलब विकसित एरिया है, और एक जगह है डेवलप नहीं है, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक शहरी क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले को शहरी क्षेत्रों में जाके बसने का अधिकार होगा, ताकि वो भी अपने लाइफ को स्टैंडर्ड बना सके, ताकि उसकी भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो सके, बढ़िया हो सके। अगर ये गांव वालों को अधिकार ना दिया जाए कि तुम शहर में भी जाके अपना गुजारा बसर कर सकते हो, तो बताओ कभी गांव वाला अपने आप को इंप्रूव कर पाता? नहीं कर पाता। समझ गए कि नहीं? तो यही है कि अपने हिसाब से कहीं हम दूसरी जगहों पर जाके, जहां पर विकसित एरिया होगा, समझ गए? दूसरी जगहों पर जाकर जहां पर विकसित एरिया होगा, समझ गए, वहां पर बस के अपने लाइफ को हम बढ़िया कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में सभी को पता होगा कि हर इंसान शहरों में रहना चाहता है। कहां रहना चाहता है? शहरों में रहना चाहता है। तो ये बताओ अगर यही आर्टिकल 19 एक ई ना होता तो कैसे जाके शहर में बसता? समझ गए? मतलब अगर कोई गांव से शहर जाके बस जा रहा है, समझ गए, गांव से शहर जाके वहां पर रह के नौकरी कर रहा है, तो ये अधिकार कौन देता है? तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए, ये सारे के सारे अधिकार आर्टिकल 19 ई दे रहा है। कौन दे रहा है? आर्टिकल 19 एक ई दे रहा है।
दिमाग में भर लेना बढ़िया से, समझ गए कि नहीं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं दूसरे जगहों पर बस कर या रह कर, दोनों में बस कर या रह कर अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का अवसर क्या मिल गया, अवसर मिल गया। अब ये अवसर अपने दिमाग में भैया घुसा लेना। ये आप सोच सकते हो यार, मैं इसमें क्या बताऊंगा आपको। कोई धंधा करने जा रहा होगा पैसे से, अब अगर आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 19(1)D, आर्टिकल 19(1)E, आर्टिकल 19(1)G, सब अभी ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपस में ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो याद रखे रहना कि हमें अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने का मौका मिल जाता है, वरना ऐसे गांव पड़े रहते हैं, वही खेती करते। देखो खेती करना बुरी बात नहीं है, खेती करनी अच्छी बात है, समझ गए, लेकिन खेती को जो कर ले जाए वो अच्छी बात है। अब कुछ लोग होते हैं खेती नहीं कर पाते हैं, देखो जिनके पास थोड़ा खेत है वो नहीं कर पाएंगे, समझ गए, क्योंकि भैया उनकी पूर्ति उसमें नहीं हो पाएगी। और जिनके पास अच्छा खासा खेत है वो लोग खेती कर सकते हैं। थोड़ा साइंटिफिक खेती करो, ठीक ना, ताकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रहे और थोड़ा मतलब हेल्थ पे भी कम असर आए। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे फर्टिलाइजर्स का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो जो आपको पता होगा कि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, फिर वही मैग्नीफाई होता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वही रोग को जन्म दे देता है। तो ये थोड़ी चीजें इनसे हमें दूर रखनी है, लोगों को दूर करनी है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं वो अच्छी खेती करें, साइंटिफिक खेती करें, ताकि उसके हर प्रकार के अच्छे सिग्निफिकेंस आए। यहां देखो दूसरे जगहों पर बस कर या रहकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का हमें क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है या मौका मिल जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इतने अगर चीजें आपको क्लियर हो गई तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब भैया कौन पॉइंट पे चलेंगे, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये कि इस आर्टिकल के ऊपर कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, समझ गए, उचित प्रतिबंध क्या लगाए गए हैं, इस पे चलेंगे। देखो सुबह सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा गला साफ रहता नहीं है उस समय। अब भैया पॉइंट चलते हैं कहां पर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे। तो हम कहेंगे भैया देखो आर्टिकल 19(1)E का उचित प्रतिबंध आर्टिकल 19(5) में दिया गया है, या लिखा गया है। अब कुछ लोग कहेंगे आर्टिकल 19(5) में तो 19(1)D का था, हाँ सही था, आप बिल्कुल सही हो। तो हम कहेंगे इसका भी उसी में है, जो आर्टिकल 19(5) में है वही आर्टिकल 19(1)D का भी है, वही आर्टिकल 19(1)E का भी है। दोनों का उचित प्रतिबंध एक ही आर्टिकल में लिखा गया है, इसलिए आपको ये चीजें याद कर लेनी है, ठीक ना, किसका उचित प्रतिबंध कहां पर दिया गया। वही सारी चीजें, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट और बढ़ा भी दिए गए हैं कि जैसे देखो भैया बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आर्टिकल 19(5) वाला टोटल रहेगा, आर्टिकल 19(5) वाला टोटल रहेगा, लेकिन इसमें एक दो चीजें और बढ़ा दी जाती है, उनको आप यहां पर मेंशन कर लेना कि इनके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और भी थोड़ी बढ़ा भी लेते हैं। बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि भैया आपको पता होगा कि ट्राइबल एरिया में जाना मना किया गया था, कि ट्राइबल एरियाज में ये नहीं जा सकते। ये का मतलब हम लोग अगर से कहे कि हमें ट्राइबल एरिया में बसना है तो सरकार कहेगी अरे कहाँ ट्राइबल एरिया में जाओगे भैया, आप वहां जाके उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हो, बताओ। वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अपना रोजगार डेवलप किए हैं, और तुम जाके वहां पर नौटंकी करने जा रहे हो, तो वहां जाने से मना कर दिया जाएगा, आप नहीं जा सकते वहां पर। ओहो बात ये है,
कि हम वहां नहीं जा सकते, तो समझो तब हम कहाँ जाएंगे भैया? क्या हम ऐसे बर्बाद होते रहेंगे? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं बर्बाद होते रहेंगे कि भैया देखो इसमें एक वर्ड मेंशन किया गया, सिक्स्थ शेड्यूल। क्या मेंशन किया गया? सिक्स्थ शेड्यूल। समझ गए? तो पहले वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि सिक्स्थ शेड्यूल, इसको बोलते हैं छठवीं अनुसूची बोलते इसको, छठवीं अनुसूची बोलते इसको। एक बात याद रखे रहना, जो टोटल अनुसूचियां होती हैं 12 हैं, ठीक ना? अगर आप संविधान पढ़ते आ रहे हो, पहला लेक्चर देखो, आपको पूरा पता होगा कि कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां नहीं है। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो छठवीं अनुसूची है वो किससे जुड़ी है? हम कहेंगे भैया ये कहीं ना ट्राइबल एरिया से ही जुड़ी है। समझ गए? क्या है इसमें, वही बात आज हम यहां पर थोड़ी से मेंशन करेंगे कि ये जो सिक्स्थ शेड्यूल है इसमें क्या बात कही गई है। पहले आपको ये लिखना है ये जो सिक्स्थ शेड्यूल है ये किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है। तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल 244। कौन सा? तो हम कहेंगे आर्टिकल 244। अगर आपको ये सारी चीजें याद हो रही हैं तो समझाओ बढ़िया है। तो हम कहेंगे आर्टिकल 244 2 और आर्टिकल 275 1 के तहत इस अनुसूची का निर्माण किया गया है। वाह वाह वाह, निर्माण किया गया है। क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में हम पढ़ रहे हैं कि भैया जो आर्टिकल 19(5) में सारे होंगे, सारे के सारे होंगे, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट और भी मेंशन कर दिया गया। कहा कि देखो जो सिक्स्थ शेड्यूल है इनके लिए एक विशेष प्रावधान करता है। किसके लिए? तो हम कहेंगे ये कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। यहां अगर से लिखोगे तो यहां लिख लेना पूर्वोत्तर, लिखना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये विशेष प्रावधान करता है। अच्छा, अगर कभी आपको छोटा छोटा लग रहा हो तो बताइएगा, थोड़ा और बड़ा लिखेंगे तब। आर्टिकल 244 2 और आर्टिकल 275 1 के तहत अनुसूची का निर्माण किया। कौन सी अनुसूची? छठवीं अनुसूची का निर्माण किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की बात की है। तो भैया क्या सभी पूर्वोत्तर राज्यों की बात की गई है? तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं। तब कितने पूर्वोत्तर राज्यों की बात की गई है? तो भैया आपको लिखना है कि देखो भैया जिन जिन पूर्वोत्तर राज्यों की बात की गई है उन पूर्वोत्तर राज्यों का नाम आप लिख लो। पूछ सकता है ये पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य भैया, उनके नाम आपको बढ़िया से लिखने हैं। समझ गए? 4 राज्य हैं, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में और भी राज्य, 7 राज्य उसमें। समझ गए? लेकिन हम कहा पूर्वोत्तर राज्य में जिसके लिए सिक्स्थ शेड्यूल आई है उसमें केवल 4 राज्य हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिनके लिए सिक्स्थ शेड्यूल आई है उनमें केवल कितने होंगे? तो हम कहेंगे 4 राज्य हैं। तो भैया चारों राज्यों का नाम बता दो ताकि हम प्रेम से खुशी से चीजें सीख सकें। तो हम कहेंगे पहले नंबर पे असम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असम लिखेंगे। बगल में इसके होगा दूसरे नंबर पे मेघालय। समझ गए? और मेघालय और असम के बगल में होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। और इसके बगल में लगा होगा मिजोरम। समझ गए? तो केवल इन 4 राज्यों के लिए ही अनुसूची 6 वैलिड है। समझ गए कि नहीं समझ गए? केवल कौन कौन से? असम के लिए, मेघालय के लिए, त्रिपुरा के लिए और मिजोरम के लिए। ये जो 4 राज्य हैं ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए सिक्स्थ शेड्यूल बनाया गया है। और ये क्या है? तो हम कहते हैं इसमें ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अच्छा लल्ला, अब ये बताओ तो ये जो विशेष प्रावधान है ये क्या है ये विशेष प्रावधान? तो हम कहते हैं भैया देखो विशेष प्रावधान से मतलब यहां ऐसे बना के लिख दे रहा हूं
कि यहां देखो विशेष प्रावधान क्या है, तो हम कहेंगे भैया विशेष प्रावधान लिख लो, विशेष प्रावधान लिख लो। अब क्या थे विशेष प्रावधान, तो हम कहेंगे देखो विशेष प्रावधान का मतलब ये था, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्राइबल एरिया ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ट्राइबल एरिया ज्यादा है। ध्यान से समझना, अगर ट्राइबल एरिया ज्यादा, अच्छा बाबू ट्राइबल एरिया नहीं, अंग्रेजी बोल दिया मैंने, ओहो हिंदी बोल रहा था। जनजाति लोग, जनजाति लोग यहां पर ज्यादा थे। समझ गए? कहां कहां भैया? हमने कहा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां पर जनजाति लोग ज्यादा थे, मतलब ट्राइबल लोग ज्यादा थे। इसलिए इनके लिए क्या बनाया गया? एक शेड्यूल बनाया गया, उसका नाम रखा गया 6th शेड्यूल। समझ गए? 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची ये भी है, हिंदी में इसको बोलते हैं 6वीं अनुसूची। तो इसमें क्या लिखा गया? तो हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, और पूर्वोत्तर राज्यों में केवल कितने आएंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, अगर भैया देखो याद ना हो पाए आपको, तो ये कैसे याद करोगे? ये वाले इनको, ये देखो ये अपना प्यारा भारत है, ऐसे ही अपना प्यारा भारत बना होता है, ठीक ना? देखो यहां मिलेगा आपको मेघालय, फिर यहां पर आपको मिलेगा असम, असम ऐसे थोड़ा फैला हुआ है ऐसे करके, ठीक ना? फिर आपको नीचे की साइड में त्रिपुरा मिलेगा, और फिर इधर के साइड में मिजोरम मिलेगा। मतलब ये तीनों ऐसे ही बने हुए हैं, समझ गए? एक ही साइड में सारे हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे याद कर लेना, ठीक ना? मैप आएगा तो आपको चीजें और अच्छी लगेंगी, ठीक ना? तो तब तक आप सपोर्ट करिए, तभी तो। विशेष प्रावधान, अच्छा विशेष प्रावधान में क्या है भैया? विशेष प्रावधान, हम कहते हैं विशेष प्रावधान में देखो पॉइंट ये लिखा गया है कि जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, यहां पर जो जनजाति लोग हैं उनकी संस्कृति के लिए हमें विशेष प्रावधान कर देना चाहिए, उनकी परंपरा के लिए हमें विशेष प्रावधान कर देने चाहिए, समझ गए? और उनकी जो कला है उसको संरक्षित रखने के लिए क्या कर देने चाहिए? विशेष प्रावधान कर देने चाहिए, ताकि उनकी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएं? बची की बची रह जाए, समझ गए? तो विशेष प्रावधान का मतलब ये हुआ किसके किसके लिए भैया? उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। किसके लिए? उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी भाषा को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए, परंपराओं को बचाने के लिए उनकी, समझ गए? मतलब मैंने क्या बोला? संस्कृति, भाषा और उनकी परंपराओं को बचाने के लिए हमें क्या करने चाहिए? हमें विशेष प्रावधान करने चाहिए, ताकि यहाँ की संस्कृति डैमेज ना हो, यहाँ की परंपरा बनी रहे। नहीं तो भारत कैसे कहलाएगा? अनेकता में एकता, ये भी तो कहना जरूरी है ना, कि देखो भारत में भैया इतनी अनेकता होने के बावजूद भी क्या है? एकता है। समझ गए पॉइंट? तो ये सब बचाने के लिए क्या किए जाते हैं? विशेष प्रावधान किए जाते हैं। भैया ये सब क्या बचेगी? इसका मतलब राज्य इंटरफेयर ना करे। अगर राज्य इंटरफेयर करेगी तो इनके आवास को उड़वा देगी। आपने इस समय देखा होगा कि सड़कों के किनारे आवास बने होते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है? उड़ा दिया जाता है। भैया देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर सरकार के हित में अगर से चीजें होती हैं तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अभी मैं आप उस पर भी आऊंगा, अभी नहीं। विशेष प्रावधान संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने के लिए, ठीक ना? परंपराओं को बचाने के लिए, बचाने के लिए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा भैया इसी शेड्यूल के तहत, समझ गए? इसी शेड्यूल के तहत पहला तो आपने देखा विशेष प्रावधान किया गया था, दूसरा ना एक बनाया गया है ना, एडीसी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एडीसी बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, एडीसी का निर्माण किस शेड्यूल के तहत किया गया है? समझ गए क्या? एडीसी का निर्माण किस शेड्यूल के तहत या किस अनुसूची के तहत किया गया? तो याद रखे रहना। पहले तो भैया एडीसी का मतलब समझ जाओ। एडीसी का मतलब होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लिख देता हूं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट
काउंसिल। समझ गए लल्ला? हाँ समझ गए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या बोला? एडीसी का फुल फॉर्म होता है, तो आपको लिखना है कि अनुसूची 66वीं के तहत एडीसी का निर्माण किया गया, और एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम कहते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। भैया ये है क्या, ये है क्या, ये तो समझना जरूरी है। तो हम कहेंगे भैया देखो, इनके पास ना ये क्या होते हैं, एक समझ आओ विधायिका टाइप में होते हैं, खुद में एक अपने आप में ना लोकल सरकार इसको बोलते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? तो हम कहते हैं ये लोकल गवर्नमेंट की तरह ये काम करता है। ये होता है गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि एकदम जमीनी स्तर पर जो काम करे, जिसको हम बोलते हैं स्वशासन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्वशासन सरकार टाइप में बोल देते हैं, लोकल गवर्नमेंट की तरह। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि और जगहों पर प्रधान होते हैं, तो प्रधान और क्या कहलाते हैं? लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ऐसे ही वहां पर क्या, ये चारों राज्यों में क्या बनाए गए हैं? एडीसी बनाए गए। कभी पूछ ले कि बताओ एडीसी कौन से राज्य में वैलिड नहीं, या पूछ ले कि एडीसी इनमें से कौन सा राज्य है, मतलब ये इनमें से, मतलब ऐसे चार इसमें से एक उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कि इनमें से एडीसी कहां पर नहीं बनाया गया है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, एडीसी का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट। जैसे आज के डेट में प्रधान उद्यान है, तो प्रधान उद्यान भी क्या कहलाते हैं? आपके लोकल गवर्नमेंट। तो ये चीजें आपको समझ लेनी। समझ गए? तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट का ये लोग निर्माण करते हैं। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, इसके पास ना कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी भैया? विधायी शक्ति होती है, पहली बात। विधायी शक्ति होती है पहली बात। और दूसरी बात भैया देखो, इनके पास कार्यकारी शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है। और तीसरी बात याद रखे रहना, न्यायिक शक्ति होती है। विधायी का मतलब ये विधि का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं। कार्यकारी का मतलब उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और न्यायिक मतलब क्या हो सकते हैं? उस पर ये न्याय करवा सकते हैं। मतलब जो आपने पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वही चीज यहां पर भी है, बस केवल ये किस में आ गई है? छोटे स्तर पे आ गई है। समझ गए? तो बताओ सरकार के कितने, मतलब वहां पर जो एडीसी बनाया गया है उसके पास ये तीनों प्रकार के अधिकार होते हैं। लेकिन बाबू ये जो अधिकार बनाएगा तो क्या पूरे भारत में लागू होगा? अरे नहीं यार, ये किसके लिए केवल होगा? तो हम कहेंगे ये होगा केवल इन 4 राज्यों के लिए। समझ गए? हर एक राज्यों में ऐसे ऐसे करके बनाए गए हैं। अच्छा, ये जो 4 राज्य हैं, चारों राज्यों में मिला के 10 एडीसी है। वो लिखना जरूरी नहीं है। समझ गए? इन 4 राज्यों में मिलाकर कुल कितने एडीसी हैं? तो हम कहते हैं कुल 10 एडीसी हैं। समझ गए? तो ये इनके पास क्या होता है? विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति होती है। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरे नंबर पे भैया कितने पॉइंट? दो लिख लिए थे कि एक 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 दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनाओगे आप? हम कहेंगे भैया देखो, कुछ अस्थायी निवास ऐसे हैं कि जो एकदम सड़क के किनारे बनाए गए हैं। सड़क के किनारे बनाए गए ना, तो कुछ लोग क्लेम करेंगे भैया ये जो सरकार है ना हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे घरों को तोड़ रही है, हमें यहाँ पर बसने नहीं दे रही, हमें ये नहीं करने दे रही, हमें वो नहीं करने दे रही है। तो भैया यहाँ पर उनको ये बताना जरूरी है कि देखो भैया, जो राज्य होता है ये जन कल्याण के लिए
आपको वहां से हटा सकती है। तो आप कहेंगे इसमें जन कल्याण कैसे है, तो हम कहेंगे देखो जन कल्याण इसमें ऐसे है क्योंकि अगर आप यहां पर एकदम रोड के किनारे घर रहेगा आपका, तो जो सड़क है वो पतली रहेगी, तो यहां पे ट्रैफिक लगेगा, और अगर यहां पर ट्रैफिक लगेगा तो बताओ जाम बढ़ेगा, और अगर से जाम बढ़ेगा तो आवागमन बाधित होगा, अगर आवागमन बाधित होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खराब होगा, जिससे लोगों के पास बिजनेस करने में देरी होगी। समझ गए? अब गाड़ियां जाम में ही फंसी रहेंगी, तो चीजें वहां जितने एक्यूरेटली होनी चाहिए उतनी एक्यूरेसी से चीजें हो नहीं पाती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक बात और लिखा दिया गया कि राज्य जन कल्याण के लिए आपको बसने से मना कर सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? तो ये आप कहीं पर कोई अगर आपसे पूछेगा ये घर को तुड़वा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो भैया देखो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो आर्टिकल है। और उस आर्टिकल में पहले से हमें क्या बता दिया गया है कि भैया आर्टिकल में पहले से बता दिया गया अगर हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे चौड़ीकरण करना हुआ तो वो आपके घरों को क्या करेंगे, तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जनहित में है। समझ गए? ये किस में है? तो हम कहेंगे ये जनहित में है। तो जनहित के लिए राज्य क्या कर सकती है, आपको बसने से मना कर सकती है। तो यहां लिख लेना जनहित, जनहित या कल्याण के लिए, कल्याण के लिए राज्य बसने से मना कर सकती है, मना कर सकती है। बस समझ गए क्या लिखा हूं? जनहित या कल्याण के राज्य बसने से मना कर सकती है। हिंदी आप बढ़िया से लिख लेना, अगर इधर उधर और टूटी फूटी हिंदी है मेरी। तीसरे नंबर पे आते हैं भैया। तीसरे नंबर पे कुछ और भी राज्य हैं जहां पर ट्राइबल एरिया है। समझ गए? जैसे कुछ के लिए तो हमने शेड्यूल ला दिया, लेकिन कुछ और भी राज्य हैं। क्या है? कुछ और भी राज्य हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ मतलब कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि केवल ये तो है नहीं केवल वहीं पर हैं। तो भैया आपको बता दें कि एक अनुच्छेद और बनाया गया, आर्टिकल 371 बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आर्टिकल 371। अब मैं आपको बताऊं आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक है, ठीक ना? 371 से लेकर 371 जे तक है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो हम कहते भैया इसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि जो जनजाति क्षेत्र हैं, जो जनजाति क्षेत्र हैं, जहां पर थोड़ी ज्यादा जनजाति क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, समझ गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब जगहें जो अभी बची थी, तो इनके लिए भी क्या किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो उनको कहां पर मेंशन किया गया? क्योंकि आपको पता है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो बना दिया गया, चारे राज्यों के लिए तो बनाया गया था ना, अभी और भी राज्य तो थे, तो उनके लिए विशेष प्रावधान कहां पर किया गया है? तो याद रखे रहना आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक गया है। अगर आपसे पूछेगा इसमें क्या है, तो इसमें आपको लिखना है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ऐसे लिख लो। कुछ राज्यों के लिए, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो भैया ये याद कैसे हो? बात तो यहां आके फंसती है कि याद नहीं हो रहा, कोई भी चीजें इसमें याद नहीं हो, तो चीजें याद कैसे हों? तो भैया लिखते चलते हैं। पहले देखो इसमें क्या बनाया गया, आर्टिकल 371 बनाया गया है। तो यह आर्टिकल 371 में कौन से राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? अच्छा, विशेष प्रावधान का मतलब ताकि उस राज्य की क्या बची रहे, संस्कृति बची रहे, उस राज्य की परंपरा बची रहे, समझिए, उस राज्य की भाषा बची रहे, मतलब इन सारी चीजों को संरक्षित करने के लिए कुछ राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया है, ताकि ये राज्य क्या करेंगे, इनके लिए विशेष प्रावधान बनाएं, ताकि ना तो यहाँ की जनजाति क्षेत्र डैमेज हो और ना ही यहाँ के लोकल लोग
समझिए, लेकिन इसमें एडीसी ओडीसी नहीं बनाया गया है, ये मत समझना। तो ऐसे ही प्रावधान लिख दिया। केवल आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि आर्टिकल 371 में कौन से राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो हम कहेंगे भैया महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान कहां पर किए गए हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कौन से में, तो हम कहेंगे आर्टिकल 371 में। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम समझ गए। जिनको नहीं समझ में आएगा तो अब भैया आगे थोड़ी बताएंगे कि नहीं समझ में आ रहा। फिर आता है ये देखो आर्टिकल, फिर से दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 371 ए आ गया, कैपिटल ए लिखिएगा। इसमें क्या है, तो हम कहते हैं इसमें भैया नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया। किसके लिए? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये बताओ, जो 4 राज्य अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, उसमें कहीं पर भी नागालैंड का नाम पढ़ा था? तो हम कहेंगे नहीं, हमने कहीं पर भी नागालैंड का नाम नहीं पढ़ा था। अच्छा, दूसरे नंबर पे भैया चलते हैं। आर्टिकल 371 बी बन गया ये। इसमें भैया कहां के बारे में बात की गई है, तो हम कहते हैं भैया इसमें असम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? असम की बात की गई है। तो ये चीजें आपको याद हो रही है कि नहीं याद हो रही है? हम कहते हैं हाँ याद हो रही है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान है। इसलिए पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने पीसीएस के अलावा और कहीं पर इनके बारे में क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखो छोटे एग्जामों में ये जो टेस्ट सीरीज वाले होते हैं ना, ये लोग बना देते हैं क्वेश्चन और पढ़ाते नहीं है, बना देते हैं केवल क्वेश्चन। समझ गए? तो इसलिए यहां मैं पढ़ा भी रहा हूं ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि हमने पढ़ा नहीं। फिर देखो हम कहते हैं भैया और पढ़ लेते हैं आर्टिकल 371 सी। क्या? आर्टिकल 371 सी ये किसके लिए करता है विशेष प्रावधान? तो हम कहते हैं मणिपुर राज्य के लिए करता है। किसके लिए? मणिपुर राज्य के लिए करता है। हो गए 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 में नागालैंड, 371 बी में असम, 371 सी में क्या है? मणिपुर है। और चलते हैं आर्टिकल और आगे बढ़ाते हैं कि जे तक चलना है। आर्टिकल 371 डी, कैपिटल में लिखिएगा डी। अब बताओ ये इसमें क्या है? तो हम कहते हैं इसमें है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पॉइंट आपको बढ़िया से अपने दिमाग में मेंशन कर लेना है। मेंशन का मतलब बढ़िया से रख लेना है। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट करेंगे। बी में क्या है? असम है। सी में क्या है? मणिपुर है। ए में क्या है? नागालैंड है। और कुछ में कुछ नहीं है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब ई में चलते हैं। तो ई में किसके बारे में बात की गई है? तो हम कहते हैं भैया सिक्किम के बारे में बात की गई है। ओहो, डी एंड ई एक ही में रहेगा। डी एंड ई एक ही में रहेगा। सॉरी फॉर दैट, दिमाग से फिसल गई थी बात, ठीक ना? डी एंड ई एक ही में रहेगा। तो आर्टिकल 371 डी एंड ई, समझ गए? इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बात की गई। डी में ऐसे आंध्र प्रदेश के बारे में और ई में जो है तेलंगाना। देखो जब अनुच्छेद लिखे गए थे तो उस समय लिखे गए थे जब अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। ये तो मान लेते हैं बाद में दोनों अलग हो गए, समझ गए? लेकिन दोनों को ऐसे कंबाइंड करके डाल दिया गया कि चलो भैया डी और ई किसके लिए कर दिए जाते हैं? तो हम कहते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कर दिए जाते हैं। अगला लिखेंगे आर्टिकल 371 एफ। इसमें भैया ना सिक्किम के बारे में बोला गया है। सिक्किम राज्य के लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान। सिक्किम राज्य के लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। समझ गए? किसके लिए? सिक्किम के लिए। और भी लिखेंगे अभी FGHI, अरे बड़ी बहुत है, आगे लिखेंगे आर्टिकल 371 जी में भैया कहां के लिए? मिजोरम के लिए। आपने देखा था मिजोरम उसमें भी आया था और मिजोरम इसमें भी आ रहा। जी में किसके लिए आया है? तो हम कहेंगे मिजोरम के लिए। बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो एक बार, पूरा फिर से पढ़ते हैं। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड है। आर्टिकल 371 बी में असम है। आर्टिकल 371 सी में मणिपुर है। और आर्टिकल 371 डी एंड ई में क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है।
और आर्टिकल 371 एफ में सिक्किम है और आर्टिकल 371 जी में क्या है, तो हम कहते हैं मिजोरम है। पहले बताओ आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं आगे चलते हैं। अब एक और आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल 371 एच। एच किसके लिए भैया? तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश के लिए है ये, अरुणाचल प्रदेश के लिए बनाया गया ये, अरुणाचल प्रदेश के लिए बनाया गया ये। किसके लिए बनाया गया ये? तो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए बनाया गया। एक आर्टिकल और प्यार से नीचे लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आर्टिकल 371 आई, आई समझ गए? आर्टिकल 371 आई, ये बताओ किसके लिए बनाया गया है? तो हम कहते हैं ये बनाया गया गोवा के लिए। किसके लिए? गोवा के लिए, गोवा के लिए। समझ गए? अब शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए एक आर्टिकल यहां लिख देते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 371 जे। जे पहुंच गए ना? कहां से लेकर? आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक गया था। तो आर्टिकल 371 जे में क्या भैया? तो हम कहते हैं इसमें कर्नाटक राज्य के बारे में बताया गया है कि कौन सा विशेष प्रावधान किया जाएगा कर्नाटक के बारे में। समझ गए? ये पॉइंट आपको बढ़िया से याद कर लेना है। हम देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपको याद करना है तो भैया कुछ ट्रिक व्रिक बना लेना, नहीं तो ये भूल भी सकते हैं कि ये बताओ कि आर्टिकल 371 में क्या है, आर्टिकल 371 ए में क्या है, आर्टिकल 371 बी में, ऐसे पूछेगा। तो ये बताइए कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो भैया मणिपुर के लिए देखो आर्टिकल 371 सी करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये भैया आपको थोड़ी थोड़ी याद हो जाना चाहिए। मैं एक आपको ट्रिक बना के दे देता हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, तो नहीं तो नहीं पढ़िएगा। जरूरी थोड़ी है कि जो मैं बताऊं वही पढ़ो। हाँ ये पढ़ना, ये पढ़ना, ट्रिक नहीं। ट्रिक अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत करिएगा। जैसे मैंने कहा कि माना, ये देखो ऐसे है, माना गुड़िया, ऐसे बना लेंगे ना कि माना गुड़िया नागों से, किससे? नागों से, नागों से मणि लेने, क्या लेने? मणि लेने। मतलब यहां एक लड़की की बात हो रही है और वो क्या कर रही है लड़की? वो मणि लेने के लिए, देखो कहां कहां जा रही है या क्या क्या कर रही है? मणि लेने के लिए, मणि लेने के लिए। अंधों कैसे लिखते हैं? ऐसे, अंधों के बीच लिख लेना, अंधों के बीच, या ऐसे लिखे अंधों के बीच गाना, गाना कौन सा गाना गाती है? सिमी सिमी, सिमी सिमी वाला एक गाना आया था ना, सिमी सिमी आजा, आजा गाकर मांगा या गाकर लिया। क्या मैंने यहां पर लिखा? माना गुड़िया नागों से मणि लेने के लिए अंधों के बीच गाना सिमी सिमी आजा गाकर लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया देखो माना का मतलब यहां पर क्या लिखा? माना और गुड़िया दोनों मिलके ये क्या बन गए? महाराष्ट्र और गुजरात बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात बन गए। और देखो नागों का मतलब यहां पर किससे है? तो हम कहते हैं नागालैंड से है। आर यू क्लियर? और देखो से का प्रोनाउंसिएशन कुछ असम टाइप में बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये है असम। अरे एक बार दो बार देख लेना, ये सब क्लियर हो जाएगा। मणि का मतलब ये ऐसा होता है कि मणिपुर, और आपको इतना पता ही होगा कि नागों के पास क्या होती है? मणि होती है। लेने के लिए यहां से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये अंधो, अंधो का मतलब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक ना? बीच का कोई मतलब नहीं। गाना मतलब तेलंगाना, क्या लिखोगे यहां पर? तेलंगाना। समझ गए? अब देखो सिमी सिमी, सिमी का मतलब एक सी का मतलब क्या लिखोगे? सिक्किम। और मी का मतलब क्या लिखोगे? मिजोरम।
समझ गए। और आ का मतलब क्या लिखोगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और जा का मतलब कुछ नहीं, गा का मतलब क्या लिखोगे, गोवा। और कर का मतलब क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे कर्नाटक। समझ गए। यही चीज आपको बतानी थी तो आपने पढ़ लिया। रुको दूसरे पेन से यहां पर लिख देता हूं। देखो अब ये जो महाराष्ट्र गुजरात था ये किस में ले जाओगे, तो हम कहेंगे आर्टिकल 371 में। और नागालैंड का आपको पता है ए में चला गया, असम आपको पता है बी में चला गया, मणिपुर आपका सी में चला गया। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों आपके कहां चले गए, डी और ई में चले गए। ये दोनों आपके किस में चले गए, डी और ई में चले गए। और सिक्किम आपको पता है किस में चला गया, एफ में। मिजोरम किस में चला गया, तो हमने कहा जी में, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश किस में चला गया, तो हम कहते हैं एच में। और गोवा किस में चला गया, आई में। कर्नाटक किस में चला गया, जे। सब 371 है। अपने दिमाग से एक बना लेना, एक मेरे ये दिमाग का खुराफात था तो मैंने एक बनाया था। आप भी अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद है। माना गुड़िया नागों से मड़ी लेने के लिए अंधों के बीच गाना सिमी सिमी आजा गाकर क्या किया, लिया या मांगा, कुछ भी कर लेना, वहां पर कुछ है नहीं, ठीक ना। तो देखो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगर इनमें आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आज आपको क्वेश्चन दे नहीं पाया हूं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ठीक ना, ताकि आप क्वेश्चन करो। लेकिन क्या करना, ऐसे हम पढ़ाए हैं आपको कि वहां या समझाया गया आपको कि आप क्या कर सकते हो, कुछ खुद उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसलिए आपको अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। बाकी थैंक यू।